दोस्तों नमस्कार। जिसे जो साधना था साध चुका है, जिसे जो दाव चलना था चल चुका है, जिसे जो बिसात बिछानी थी बिसात भी वह बिछा चुका है। अपने अपने किले को बचाने के लिए शानदार घेराबंदी भी हुई है, चमक दमक भी रही है, शोर शराबा भी रहा है, लेकिन अब सब कुछ थम चुका है। अब तो आखिरी चरण में 54 सीटों पर सिर्फ वोटिंग होनी है और उससे पहले जिस किले को बचाना है उसमें प्रधानमंत्री को अपना बनारस भी बचाना है और आजमगढ़ को लेकर समाजवादी पार्टी को भी अपने किले के तौर पर रक्षा करनी है। डमरू को बजते हुए भी देखा और हाथ में त्रिशूल को उठाते हुए भी बनारस के लोगों ने देखा। यह एक सियासत की ऐसी उल्टी गिनती है जिस उल्टी गिनती के आश्रय उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम भारत की भावी राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। शायद इसीलिए आखिरी चरण का महत्व कहीं ज्यादा हो चला है और ऐसा मौका शायद बहुत कम विधानसभा इलाकों में आता है जब वहां के लोग तय करें कि देश को जाना किस दिशा में है और उसको लेकर ही वोटिंग हो रही हो, यानी सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, अपना राज्य नहीं, बल्कि देश उससे प्रभावित होगा और आखिरी चरण में लोग वोट डालेंगे। तो जरा कल्पना कीजिए किसके जहन में क्या क्या हो सकता है। लेकिन हवा का रुख अपने तरीके से दिशा बदल रहा है या अपने तेजी से तेज हवा में चल निकला है, इसको लेकर अलग अलग तरीके से कयास इस आखिरी चरण को लेकर लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो तस्वीर उभर रही है वो तस्वीर चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि जो नजर आया उसमें आजमगढ़ में बीजेपी के सांसद रीता बहुगुणा के बेटे मयंक नजर आए अखिलेश यादव के साथ और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी बेटा समाजवादी पार्टी में जबकि मां बीजेपी की सांसद है। यही तस्वीर हमको स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए नजर आई थी जब बेटी यह सांसद बीजेपी से बदायूं में पिता ने छोड़ दिया साथ बीजेपी का और चले गए वह समाजवादी पार्टी में। एक तीसरी तस्वीर भी नजर हमें आई जो गाजीपुर के फूलपुर की सीट है। उस सीट पर बहुत अरसे बाद बीजेपी ने कब्जा किया। जो पूरा गढ़ है आजमगढ़ का, जो पूरा गढ़ है भदोई का, जो गाजीपुर का गढ़ है, जो सोनभद्र का गढ़ है, इसमें बीजेपी को सेंध लगाना है। और जरा कल्पना कीजिए कि गाजीपुर की फूलपुर गवई सीट जो पवई सीट जो है, उस सीट पर अरुण कांत पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनके पिता रमाकांत समाजवादी पार्टी में चले गए तो बेटे को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। यह एक बदलती हुई तस्वीर या उस हवा को पकड़ने की कोशिश है जिसके आश्रय वोटिंग होनी है और अपने अपने किले को बचाने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली से बनारस में डेरा डालकर बैठ गए और अखिलेश यादव इन तमाम चीजों में घूमते हुए पहली बार करहल के बाद अपने पिता मुलायम सिंह यादव को लेकर भी इस आखिरी चरण में पहुंचे। लेकिन इस आखिरी चरण के जिस जौनपुर के सीट पर पहुंचे प्रचार के लिए, उसका भी एक अपना महत्व है। यहां पर मुलायम सिंह यादव के जो सबसे करीबी मित्र हुआ करते थे स्वर्गीय पारसनाथ यादव, उनके बेटे लकी यादव मैदान में हैं। लकी यादव इससे पहले चुनाव हालांकि जीत चुके हैं। 2020 में जब उनका निधन हो गया पारसनाथ यादव का, तो लकी यादव को ही समाजवादी पार्टी ने यहां पर उतारा था और धनंजय सिंह सरीखे बाहुबली को लकी यादव ने हरा दिया। उन्हीं के प्रचार के लिए मुलायम सिंह यादव पहुंच गए मल्हानी की सीट पर जो जौनपुर में आती है। यहां पर इस बार भी धनंजय सिंह है पूर्व सांसद, वह भी मैदान में है और पूर्व सांसद केपी सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। जेडीयू से है धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के लकी यादव, यानी तमाम चीजें कहीं ना कहीं बतलाती है कि कितनी महत्वपूर्ण स्थिति इस आखिरी चरण को लेकर हो चली है। लेकिन इन स्थितियों के साथ साथ तीन बातों पर गौर करने की जरूरत है। पहली बात, जो छोटे छोटे राजनीतिक दल रहे और उसमें भी खास तौर से राजभर का जिक्र करने की जरूरत इसलिए है, ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव के मैदान में इसी बार यानी आखिरी चरण में ही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर वोटिंग होनी है। अगला सवाल है कि जो अलग अलग जातियों को समेटे हुए जो दल हैं उसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो प्रभावित करती हैं और उनकी नब्ज को पकड़ पाने की स्थिति में ना कभी लखनऊ आ पाया ना कभी दिल्ली आ पाई। और बीजेपी शायद इस बात को समझ नहीं पाई कि ओबीसी कहने से काम नहीं चलेगा, यादव माइनस ओबीसी से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके भीतर झांक के देखना भी होगा। और जब वो फहरिस्त निकाली गई तो यादव हैं, राजभर हैं, निषाद हैं, चौहान हैं,
कुशवाहा है, बिंद है, मौर्य है, पटेल है, ये सारी जातियों के अलग अलग तरीके से घेराबंदी इन्हीं इलाकों में है। और अगर आप जाटव माइनस शेड्यूल कास्ट का जिक्र कर रहे थे, दलितों का जिक्र कर रहे थे, तो पासी भी इन जगहों पर एक बड़ी तादाद में है। सोनकर की तादाद भी यहां पर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा महत्व देती है। यानी 10,000 से लेकर 25,000 तक के वोट बड़े मायने रखते हैं। तो क्या इस घेराबंदी को अपने तरीके से अखिलेश यादव करने में सफल हो गए, या बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 2017 में तो चीजों को बांध पाए थे, लेकिन 2022 तक आते आते उनके हाथ से चीजें इसलिए फिसलने लगी कि उनका मुख्यमंत्री ठाकुर हो गया। यह एक नई परिस्थिति थी बीजेपी के सामने, और एक नई परिस्थितियों की घेराबंदी अखिलेश यादव को भी करनी थी। 3-4 बातें जो खुलकर निकल कर आई इस आखिरी चरण के दौर में। दबंगई को भूल गया समाजवादी पार्टी का यादव, उसने कोई दबंगई दिखानी नहीं चाहिए। मुसलमान एक झटके में पूरे चुनाव में साइलेंट हो गया, और इस आखिरी चरण में भी वह साइलेंट ही नजर आया। साइलेंट की परिस्थितियों में जो जातियों के लिहाज से क्षेत्र बटा हुआ है, उसको कैसे अपने साथ उम्मीदवारों के आश्रय या फिर अपनी पार्टी के संगठन में शामिल करके आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर बहुत सलीके से बीते 6 महीने से समाजवादी पार्टी कैसे काम कर रही थी, यह इस आखिरी चरण में उभर कर आया। जो छोटी छोटी जातियों से जुड़े नेताओं को संगठन में साथ लेकर चलने की परिस्थितियां पैदा की गई। बड़ी बात यह थी कि बाबा पर चोट, यानी योगी आदित्यनाथ पर चोट लगातार अखिलेश यादव ने की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने चोट गाहे बगाहे घुमा फिराकर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन सीधी चोट नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौर में निशाने पर अखिलेश यादव को लिया। यानी प्रधानमंत्री जब नाम ले रहे थे तो वोटरों के भीतर और जनता के भीतर एक सवाल था, क्या वाकई अखिलेश यादव का कद इतना बढ़ चुका है? और गाहे बगाहे अनचाहे तौर पर भी अखिलेश यादव का कद प्रधानमंत्री के द्वारा निशाने पर लिए जाने, चाहे वो लाल टोपी हो, चाहे किसी भी अवस्था में परिवारवाद हो, गुंडई का जिक्र हो, दंगों का जिक्र हो, तमाम मुद्दों को उस काल से जोड़ा गया जिस काल को लेकर चुनाव हो ही नहीं रहे थे। यह भी एक सवाल शहरी इलाकों में बौद्धिक तबके के भीतर था, युवाओं के भीतर था, जिनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा। उनका सवाल था, मौजूदा वक्त में जिनके पास सत्ता है वह 2012 से 2017 के काल को क्यों याद कर रहे हैं? और शायद इसीलिए चुनाव प्रचार के केंद्र में अखिलेश यादव की सत्ता आकर ठहर सी गई। और यह ठहरना शायद अखिलेश यादव को उस तमाम विपक्ष और विरोध के हिस्से के वोट को दिला रहा था, जिस लिहाज से लगने लगा कि शायद हवा सीधे तौर पर आमने सामने वाली हो गई है, और उसमें विरोध और विपक्ष के तौर पर एकमात्र शख्स है अखिलेश यादव। बीएसपी को जगाने की कोशिश बीजेपी ने जरूर की। सोनभद्र में आज ही गुंडई यानी गुंडा समाजवादी पार्टी के राशन खा जाते थे। उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ यह भी कह गए कि दरअसल बीएसपी का हाथी भी खा जाता था पूरा राशन। यानी वो किसी भी हालत में इस पूरे मुकाबले के भीतर में लाना चाहते हैं मायावती को, जिससे कि त्रिकोणीय परिस्थिति में उनके अनुकूल परिस्थिति बन जाए। यह बीजेपी को लगा। लेकिन अगला सवाल यह था कि क्या ऐसे में जो छोटे राजनीतिक दल थे, जिसमें एक तो राजभर का दल है, दूसरा था अपना दल, अपना दल को लेकर एक तरफ बेटी बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ मां समाजवादी पार्टी के साथ, तो अखिलेश कई जगहों पर कहते हुए आए मेरे पास मां है। मोदी का विरोध, योगी का विरोध, गवर्नेंस का विरोध, नीतियों का विरोध, फेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध, कोविड काल में लाशों के तैरते हुई परिस्थितियों का विरोध, राष्ट्रवाद को लेकर जो खालीपन था, इन तमाम चीजों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। लेकिन एक झटके में जो विरोध का स्वर था, जब प्रधानमंत्री अपने तौर पर सीधा नाम सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का ही ले रहे थे, तो विरोध का चेहरा धीरे धीरे इतना बड़ा होने लगा कि हर विरोध का वोट क्या समाजवादी पार्टी में जा रहा है। यह इस चुनाव की सबसे बड़ी, अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर यह बड़ी उपलब्धि शायद समाजवादी पार्टी के लिए होगी, और शायद सबसे बड़ी त्रासदी प्रधानमंत्री मोदी के अपने प्रचार और उनके भाषणों को लिखने वालों की हार होगी। यह एक नई परिस्थिति निकल कर आई। सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता नहीं था, यह पहली बार हो रहा है।
अगला सवाल यह था कि खुद अपने तौर पर जब जिस सीट को लेकर हंगामा मचा रहा, जिन सीटों को लेकर शोर मचता रहा, उस शोर के दायरे में बनारस की भी कुछ सीटें आ गई और उस शोर के दायरे में आजमगढ़ की भी सीट आ गई। क्योंकि आजमगढ़ की 10 सीट, बनारस की 8 सीट, जौनपुर की 9 सीट, गाजीपुर की 7 सीट, सारी कहानी खुद ब खुद कह देती है। और इस कहानी को टटोलने के लिए हमें लगता है इधर उधर जाने की जरूरत इस बार नहीं है। जो किला बनाया गया है उसमें जरा वोटों के साथ सटे हुए उन लोगों को परखने की कोशिश कीजिए जो अलग अलग जातियों में बहुत छोटा वोट बैंक भी अपने साथ संभाले हुए हैं और सहेजे हुए हैं। वो बड़े मायने रखते हैं। मसलन गाजीपुर के इलाके में जब आप जाते हैं तो गाजीपुर में नाम आते ही आपके जहन में पहला सवाल यही होगा जो हमारी रिसर्च टीम ने तैयार किया और उसके बाद इस जानकारी के साथ उतारे कि भाई देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों के जहन में सिर्फ एक सीट हो सकती है कि वहां से ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर वो पिछली बार भी चुनाव जीते थे, पिछली बार बीजेपी के साथ थे, इस बार वह समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जहूराबाद की सीट जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी तो उसने बीएसपी को हराया था लगभग 10,000 वोटों से, लेकिन पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जो है उन्होंने बीएसपी को 18,000 वोटों से हराया। यहां पर यह सवाल था कि क्या राजभर की मौजूदगी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती है या इतनी ही रहती है। इसको भी जब हमने परखना शुरू किया तो कई सवाल निकल कर आए। हम लोग अक्सर अटक जाते हैं कि दलितों की तादाद कितनी। मसलन जहूराबाद में देख लीजिए, राजभर यहां पर 66,000 है, दलितों की तादाद 75,000 है, यादवों की तादाद 43,000 है, चौहान 33,000 है, कुशवाहा 10,000 है, मुस्लिम 27,000 है, राजपूत 22,000 है, वैश्य 15,000 है, ब्राह्मण 14,000 है, भूमियार 11,000 है। यानी जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो यह राजभर बड़ा ट्रिकी हो गया। वह जिस तरफ रहेगा उसको जीत मिल जाएगी। यानी बीजेपी के साथ रहेंगे तो ट्रिकी अवस्था में उनको जीत मिल जाएगी, अगर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए तो समाजवादी पार्टी को जीत मिल जाएगी। यह ट्रिकी अवस्था क्या सिर्फ एक जहूराबाद की सीट पर या गाजीपुर की दूसरी सीट, जैसे आप जखनिया को लीजिए, जखनिया में समाजवादी पार्टी ने 2012 में बीएसपी को हराया था तकरीबन 15,000 वोटों से और 2017 में राजभर की पार्टी ने हराया था समाजवादी पार्टी को 5,000 वोटों से। अब यहां पर समाजवादी राजभर की पार्टी के त्रिवेणी राम विधायक हैं। सवाल है इस इलाके में भी आइएगा तो राजभर यहां 48,000 है, उससे ज्यादा तो यादव है जो 68,000 है, उससे ज्यादा दलित है जो 91,000 है, लेकिन यहां कुशवाहा भी 31,000 है, यहां पर मुस्लिम भी 18,000 है, चौहान भी 36,000 है, वैश्य भी 22,000 है, क्षत्रिय भी 16,000 है। यह एक अलग सवाल की लकीर है। क्या इस महीनता के साथ तमाम जातियों को साथ लेकर चलने की परिस्थिति का ताना बाना बीजेपी बुन पाई या नहीं बुन पाई? क्योंकि अपने तौर पर देखिए तो लखनऊ और दिल्ली की दूरी जो थी, जो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जो दूरी थी, उस दूरी के बीच में यही उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण थे जिसे साधना था। और कहते हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बड़ी महीनता के साथ बीते 6 महीने से यही काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपने तौर पर उम्मीदवारों को खड़ा करके इस मैसेज को कन्वे करना चाहा कि सारी जातियों को साथ लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन जो बात निकल कर आती है वह गाजीपुर में ही, जब आप सैदपुर की सीट पर जाएंगे जो सुरक्षित सीट है, इस सुरक्षित सीट पर दलितों की तादाद 75,000 है, यहां पर यादव 70,000 है। यानी देखिए मार्जिन को समझने की कोशिश कीजिए। राजभर की मौजूदगी 33,000 है, मुस्लिम यहां 26,000 है। आप कहेंगे तो समीकरण बन गया, गठबंधन को जीत मिल गई। उसके बाद जब आप निकलते हैं तो क्षत्रिय यहां पर यानी ठाकुर 19,000 है, वैश्य 18,000 है, ब्राह्मण 17,000 है, चौहान 12,000 है, बिंद 11,000 है, पासी भी यहां 10,000 है। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज बहुत साफ तौर पर है कि अगर जातियों के हिसाब से वोट पड़ रहे हैं तो गठबंधन ने यहां पर ताना बाना मजबूत बुना है। लेकिन मुद्दा कोई बड़ा हो जाए या फिर अखिलेश के काल को प्रधानमंत्री क्यों उठा रहे थे, यानी वो समझ रहे थे कि तमाम जातियों का ताना बुना। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि एक सैनी निकलकर बीजेपी से चले गए समाजवादी पार्टी में, एक मौर्य निकलकर चले गए तो डगमगा गई चीजें, ऐसा नहीं था। उस ताने बाने के भीतर में बहुत आखिरी चरणों में
आखिरी वक्त जब था उस समय दिल्ली की कैबिनेट में, जब केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट में कुछ लोगों को शामिल किया और ढिंडोरा इतने जोर से पीटा कि हमने पिछड़ी जातियों के लोगों को कैबिनेट में जगह दी है, तो अब का मैसेज क्या यह निकाला जाए कि हार मिलेगी तो सबको बाहर। यानी चुनावी जीत हार के पलड़े पर पूरा उत्तर प्रदेश टिका हुआ है। बीजेपी ने दिल्ली से यह मैसेज दिया जिसे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा जातियां पचा नहीं पाई। और उत्तर प्रदेश के भीतर में भी जब लखनऊ में कोई ठाकुर मुख्यमंत्री हो जाए, जो महात्मा से ठाकुर बनने का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो उत्तर प्रदेश में देखा गया, उसमें रोष और आक्रोश पिछड़ी जातियों में भी और ब्राह्मणों तक में भी आया कि यह कौन सी परिस्थिति, आप में यह बदलाव आ गया। अब आप देखिए गाजीपुर की ही सीट देखिए, गाजीपुर में जो गाजीपुर की सीट है, यहां पर समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को 2012 में सिर्फ 241 वोटों से हरा दिया था। तो माना यह जा रहा था समाजवादी पार्टी तो हारेगी, और 2017 में यही हुआ। बीजेपी यहां से जीती और समाजवादी पार्टी को 32,000 से उसने हराया गाजीपुर में। और यहां पर संगीता बलवंत है एमएलए जिसने हराया था। लेकिन अब यहां पर जातियों के समीकरण को फिर जरा एक क्षण के लिए देखिए। यहां पर यादवों की तादाद 35,000 है, मुस्लिम 32,000 है। यहां पे शेड्यूल कास्ट 32,000 है, भूमियार 18,000 है, ब्राह्मण 17,000 है, बिंद 38,000 है। यानी बिंद एक झटके में सबसे बड़ी तादाद में गाजीपुर में मौजूद है। यहां पर वैश्य 37,000 है जो दूसरे नंबर पर मौजूद है, कुशवाहा 23,000 है और कायस्थ 23,000 है। जातियों के इस ताने बाने में उन जातियों के भीतर भी पहली बार दबाव आ गया कि जिन जातियों के नेता राष्ट्रीय तौर पर या फिर राज्य के तौर पर अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ रहे, तो हमारी जातियों का क्या होगा। यह सवाल ब्राह्मणों के भीतर पहले से रहा। सवर्णों के बीच में ब्राह्मणों को कौन स्पेस दे रहा है या उनका नेता कौन है, यह कबूझ पहेली की तरह है। सवाल यह नहीं था कि कैबिनेट में आपने महेंद्र पांडे को शामिल कर लिया, उससे मैसेज चला गया, नहीं गया उससे मैसेज। सवाल था कि वो चेहरा कौन सा। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर अलग था, तब एक अलग मैसेज था। कल्याण सिंह का भी दौर अलग था, वह भी अलग मैसेज था। राजनाथ का भी अलग मैसेज था। यह भी समझना होगा, उनके साथ एक ब्राह्मण भी रहता था। लेकिन इस ठाकुरों की लॉबी में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। वह ओबीसी को साधे तो कैसे साधे, और ओबीसी को साध रहे हैं तो यहां विरोध हो रहा है। इस तालमेल के भीतर में यह आखिरी चरण यानी उल्टी गिनती की परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई है। जंगीपुर में देखिएगा तो वहां पर भी ध्यान दीजिए कि यादव अगर 54,000 है तो दलित वहां पर 52,000 है। यहां पर ठाकुर भी 47,000 है। यहां पर राजभर 16,000 है, भूमियार 12,000 है, मुस्लिम 12,000 है, वैश्य 20,000 है। तमाम चीजों में आपको समीकरण की जरूरत चाहिए ही। यह सवाल सिर्फ गाजीपुर के अलग अलग इलाकों भर का नहीं है। इसके लिए आपको किसी भी इलाके में चले जाइए। आप अगर जौनपुर की परिस्थिति को टटोली तो जौनपुर की मल्हानी सीट का हम आपसे जिक्र कर रहे थे, जहां पर लकी यादव के प्रचार के लिए मुलायम सिंह यादव भी आ गए। लेकिन आप जौनपुर की जैसे बदलापुर की सीट को देखिए। यहां पे 2012 में समाजवादी पार्टी 16,000 वोट से जीतती है। 2017 में बीजेपी लगभग 2,372 वोट से बीएसपी के कैंडिडेट को हराती है। क्यों जीत गई और क्यों बीएसपी 2000 से ही हार पाई। अब यहां पे जातियों का समीकरण एक निशान में फिर देखिए। ठाकुर और ब्राह्मणों को मिला दीजिएगा तो 1 लाख हो जाएगा। लेकिन दलितों की संख्या 50,000 है, यादवों की संख्या 55,000 है, मुस्लिम 17,000 है, वैश्य भी 17,000 है, मौर्य और बिंद भी 18,000 है, चौहान भी यहां पर 14,000 है। ये क्या मैसेज है। फिर वही समीकरण के भीतर में आ गए। शायद इसीलिए यह आखिरी चरण के दायरे में बीजेपी इसलिए डामाडोल हो जाती है कि सामान्य तौर पर आरक्षण को लेकर या जातीय आधार को लेकर आरएसएस ने कभी संघर्ष नहीं किया। उसकी सहमति असहमति गाहे बगाहे पॉलिटिकल बयान के जरिए आती रही। लेकिन इसको लेकर काम गोविंदाचार्य ने शुरू किया था 90 के दशक में, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन उस समय भी संघ ने उनको इतनी मान्यता नहीं दी। लेकिन जब दिल्ली की सत्ता में बीजेपी आ गई और अमित शाह ने चीजों को समझा 2014 में, तो उन्होंने ताना बाना बुनना शुरू किया। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखिए, 2014 की जीत की खुमारी 2017 में बरकरार थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था। लेकिन यह 2022 है। खुमारी और सपनों में मत जाइएगा, क्योंकि जब आप इस जौनपुर के इलाके में घूम रहे हैं, हम आपको 2 सीटों का और जौनपुर का जिक्र कर दें। शाहगंज में दोनों वक्त समाजवादी पार्टी जीती, एक वक्त बीएसपी को हराती है, एक वक्त राजभर को 2017 में हटाया, जो कि बीजेपी के साथ खड़े थे। अब देखिए, राजभर टैक्टफुली चीजों को समझ रहे थे कि किस लिहाज से कौन सी हवा बहेगी, और जाति समीकरण के लिहाज से अगर वह समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे तो जीत मिल जाएगी। क्योंकि यहां पर यादव 61,000 है,
राजभर 33,000 है, मुस्लिम 30,000 है। समीकरण बड़ा क्लियर हो गया। लगभग 1.25 करोड़ वोट यहां पर आके 1.25 लाख वोट यहां पर आकर खड़े हो गए। अब दूसरी तरफ आइएगा तो दलित 50,000 है, क्षत्रिय 40,000 है, यानी ठाकुर 40,000 है, ब्राह्मण 28,000 है, बिंद यहां पर 35,000 है, मौर्य चौहान 13,000 है। यह मैसेज है कि जब एक ठोस तौर पर जब शिफ्ट नजर आया, जो राजभर का शिफ्ट नजर आता है और अगर मौर्य भी शिफ्ट हो गया है, तो यह गठबंधन के लिए एक नई परिस्थिति इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण की हवा में घुलती हुई नजर आपको आएगी। एक सीट का हम यहां पर और जिक्र करना चाहते हैं। यह सीट मुंगरा बादशाहपुर की है। यहां पर ध्यान दीजिए तो यहां पर सुषमा पटेल जो बीएसपी की है वह चुनाव जीती थी। अब सवाल है कि वो यहां पर चुनाव कैसे जीत गई, जिसमें देखिएगा तो 65,000 वोट आपको दलितों के नजर आएंगे, लेकिन ब्राह्मण यहां पर 80,000 है। तो क्या ब्राह्मणों के वोट शिफ्ट हो गए थे, जिसका जिक्र बीएसपी बार बार करती है, लेकिन 2017 में तो बीजेपी सामने खड़ी थी और बीजेपी के कैंडिडेट को बीएसपी ने 5,900 वोट से हराया था। तब बाकी जगह पर आई है। पटेल यहां पर 60,000 है, यहां पर मुस्लिम 20,000 है। मैटर कर रहा है उस समय मुस्लिम इस रूप में एकजुट नहीं था, जो कि 2017 से बिल्कुल हटकर 2022 में मुस्लिम वोटर खड़े हैं। वो एक तरीके से वाकई वो मछली की आंख देख रहे हैं। क्षत्रिय ठाकुर यहां पर 30,000 है, वैश्य 26,000 है, लेकिन वो गठबंधन की सियासत में चीजें बंधती चली जाती हैं और उलझ रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यहां पर आजमगढ़ की कुछ सीटों का जिक्र खाली कर देते हैं, क्योंकि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी 2012 में 9 सीटों पर जीती थी और आजमगढ़ में भी बीजेपी अगर आइएगा तो वह एक ही सीट जीत पाई थी, फूलपुर पवई की सीट। वह भी उसको उम्मीदवार बदलना पड़ा, क्योंकि जो जीता हुआ एमएलए था उसके पिता चले गए समाजवादी पार्टी में, जिसका हमने जिक्र कर दिया। सवाल यह है कि आजमगढ़ में बीएसपी भी 4 सीटों को जीती थी और समाजवादी पार्टी 5 सीटों को जीती थी। तो क्या यह त्रिकोणीय स्थिति को पैदा करने की कोशिश आखिरी चरण में बीजेपी ने भी की, और क्या वाकई मायावती अपने प्रभाव के साथ सामने उभर कर आ जाएंगी, जिसका घाटा सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को होगा। लेकिन उसका एक हिस्सा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुस्लिम वोटरों से टिका हुआ है। क्या मुस्लिम वोट अपने आप को बांटेगा या नहीं बांटेगा, यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जिन जगहों पर बीएसपी जीती और जिन जगहों पर, जैसे आप देखिए मुबारकपुर 96 के बाद से ये बीएसपी के पास ही है। 2012 से 2017 के बीच में यहां पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जो थे वह जीते थे। 2022 में उनसे खटपट हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी में चले गए, अखिलेश के साथ नजर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, यानी 2 बार के जीते हुए बीएसपी एमएलए को टिकट नहीं दिया। तो वह एआईएमआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी ओवैसी से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। शाह आलम उनके पास चले गए। यहां से बीएसपी ने पूर्व दूसरे एमएलए हुआ करते थे उससे पहले इस जगह के, जो अब्दुल सलाह जो थे, उनको टिकट दे दिया। लेकिन क्या एआईएमआईएम कोई मायने रखती है, ये एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि पहली बार ये नजर आ रहा है 2017 में भी एआईएम को पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2-2.25 लाख वोट मिले थे। इस बार उतने भी वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुसलमानों के भीतर जो पहला सवाल इस दौर में उनको साइलेंट बना चुका है, खामोश बना चुका है। अब देखिए मुसलमानों की खामोशी, यादवों की दबंगई इस दौर में बिल्कुल साइलेंट हो गई। इस दौर में राजभर भी साइलेंट होकर वोटिंग कर रहा है। इस दौर में मौर्य भी साइलेंट हो गया, बोल नहीं रहा है, जो पहले बोलता था। निषाद ने भी हालांकि साइलेंट बरती और कुर्मी ने भी साइलेंट बरती है। यानी जो हंगामा और शोर है वो पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए है। तो इस पॉलिटिकल पार्टीज के निशाने पर कौन है? अखिलेश के निशाने पर योगी है, योगी के निशाने पर अखिलेश है, प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर अखिलेश हैं, अखिलेश के निशाने पर प्रधानमंत्री नहीं है, योगी है। बीएसपी के निशाने पर समाजवादी पार्टी है, प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है। तो यह विरोध की परिस्थितियों के बीच में गुंजते हुए 3 सवाल आखिर में उभर कर आते हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ किसी को वोट डालना है तो वो कहां डालेगा। इससे पहले बट जाता था, इस बार नहीं बट रहा है। पहला मैसेज यह है। दूसरा मैसेज, कांग्रेस ने अपने तौर पर प्रियंका गांधी को जो दांव पे लगाया उससे कांग्रेस को लाभ क्या हुआ? उससे बड़ा लाभ समाजवादी पार्टी को जरूर होगा, लेकिन कांग्रेस का अपना वोट बैंक और प्रियंका गांधी का अपना तरीका जो था इस चुनाव प्रचार में, उन्होंने उसको एक नए नेता के तौर पर कांग्रेस ने उभरते हुए देखा, जो कि 2024 की कहानी को गढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में।
यह मैसेज बहुत साफ निकल के इस पूरे चरण में निकल कर आया है। और तीसरी बड़ी बात है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम और इस आखिरी चरण के दौर में अगर मायावती दौड़ से बाहर हो जाएंगी तो आने वाले वक्त में सियासत की अनकही कहानी में उसके हिस्से का वोट बैंक कहां जाएगा? ये एक तीसरा सवाल है। इन 3 सवालों के आसरे इंतजार कीजिए। वोटिंग होगी और उसके बाद परिणाम भी आएंगे, लेकिन मैसेज बहुत साफ है, अपने अपने गढ़ों को बचाना, दूसरे के गढ़ में सेंध लगाना, छोटी छोटी जातियों का ताना बाना बुनना और समीकरण इस लिहाज से बैठाना कि वोट हक में पड़ जाए, यही है मंत्र इस आखिरी चरण का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। जिसे जो साधना था साध चुका है, जिसे जो दाव चलना था चल चुका है, जिसे जो बिसात बिछानी थी बिसात भी वह बिछा चुका है। अपने अपने किले को बचाने के लिए शानदार घेराबंदी भी हुई है, चमक दमक भी रही है, शोर शराबा भी रहा है, लेकिन अब सब कुछ थम चुका है। अब तो आखिरी चरण में 54 सीटों पर सिर्फ वोटिंग होनी है और उससे पहले जिस किले को बचाना है उसमें प्रधानमंत्री को अपना बनारस भी बचाना है और आजमगढ़ को लेकर समाजवादी पार्टी को भी अपने किले के तौर पर रक्षा करनी है। डमरू को बजते हुए भी देखा और हाथ में त्रिशूल को उठाते हुए भी बनारस के लोगों ने देखा। यह एक सियासत की ऐसी उल्टी गिनती है जिस उल्टी गिनती के आसरे उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम भारत की भावी राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। शायद इसीलिए आखिरी चरण का महत्व कहीं ज्यादा हो चला है और ऐसा मौका शायद बहुत कम विधानसभा इलाकों में आता है जब वहां के लोग तय करें कि देश को जाना किस दिशा में है और उसको लेकर ही वोटिंग हो रही हो, यानी सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, अपना राज्य नहीं, बल्कि देश उससे प्रभावित होगा और आखिरी चरण में लोग वोट डालेंगे। तो जरा कल्पना कीजिए किसके जहन में क्या क्या हो सकता है। लेकिन हवा का रुख अपने तरीके से दिशा बदल रहा है या अपने तेजी से तेज हवा में चल निकला है। इसको लेकर अलग अलग तरीके से कयास इस आखिरी चरण को लेकर लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर उभर रही है वो तस्वीर चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि जो नजर आया उसमें आजमगढ़ में बीजेपी के सांसद रीता बहुगुणा के बेटे मयंक नजर आए अखिलेश यादव के साथ और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी बेटा समाजवादी पार्टी में जबकि मां बीजेपी की सांसद है। यही तस्वीर हमको स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए नजर आई थी जब बेटी या सांसद बीजेपी से बदायूं में पिता ने छोड़ दिया साथ बीजेपी का और चले गए वह समाजवादी पार्टी में। एक तीसरी तस्वीर भी नजर हमें आई जो गाजीपुर के फूलपुर की सीट है। उस सीट पर बहुत अरसे बाद बीजेपी ने कब्जा किया। जो पूरा गढ़ है आजमगढ़ का, जो पूरा गढ़ है भदोही का, जो गाजीपुर का गढ़ है, जो सोनभद्र का गढ़ है, इसमें बीजेपी को सेंध लगाना है। और जरा कल्पना कीजिए कि गाजीपुर की फूलपुर गवई सीट जो पवई सीट जो है, उस सीट पर अरुण कांत पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनके पिता रमाकांत समाजवादी पार्टी में चले गए तो बेटे को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। यह एक बदलती हुई तस्वीर या उस हवा को पकड़ने की कोशिश है जिसके आश्रय वोटिंग होनी है और अपने अपने किले को बचाने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली से बनारस में डेरा डालकर बैठ गए और अखिलेश यादव इन तमाम चीजों में घूमते हुए पहली बार करहल के बाद अपने पिता मुलायम सिंह यादव को लेकर भी इस आखिरी चरण में पहुंचे। लेकिन इस आखिरी चरण के जिस जौनपुर के सीट पर पहुंचे प्रचार के लिए, उसका भी एक अपना महत्व है। यहां पर मुलायम सिंह यादव के जो सबसे करीबी मित्र हुआ करते थे स्वर्गीय पारसनाथ यादव, उनके बेटे लकी यादव मैदान में हैं। लकी यादव इससे पहले चुनाव हालांकि जीत चुके हैं। 2020 में जब उनका निधन हो गया पारसनाथ यादव का, तो लकी यादव को ही समाजवादी पार्टी ने यहां पर उतारा था और धनंजय सिंह सरीखे बाहुबली को लकी यादव ने हरा दिया। उन्हीं के प्रचार के लिए मुलायम सिंह यादव पहुंच गए मल्हानी की सीट पर जो जौनपुर में आती है। यहां पर इस बार भी धनंजय सिंह है पूर्व सांसद, वह भी मैदान में है और पूर्व सांसद केपी सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। जेडीयू से है धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के लकी यादव। यानी तमाम चीजें कहीं ना कहीं बतलाती है कि कितनी महत्वपूर्ण स्थिति इस आखिरी चरण को लेकर हो चली है। लेकिन इन स्थितियों के साथ साथ 3 बातों पर गौर करने की जरूरत है। पहली बात,
जो छोटे छोटे राजनीतिक दल रहे, और उसमें भी खास तौर से राजभर का जिक्र करने की जरूरत इसलिए है, ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव के मैदान में इसी बार यानी आखिरी चरण में ही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर वोटिंग होनी है। अगला सवाल है कि जो अलग अलग जातियों को समेटे हुए दो दल हैं, उसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो प्रभावित करती हैं, और उनकी नब्ज को पकड़ पाने की स्थिति में ना कभी लखनऊ आ पाया, ना कभी दिल्ली आ पाई। और बीजेपी शायद इस बात को समझ नहीं पाई कि ओबीसी कहने से काम नहीं चलेगा, यादव माइनस ओबीसी से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके भीतर झांक के देखना भी होगा। और जब वो फहरिस्त निकाली गई तो यादव हैं, राजभर हैं, निषाद हैं, चौहान हैं, कुशवाहा है, बिंद है, मौर्य है, पटेल है, ये सारी जातियों के अलग अलग तरीके से घेराबंदी इन्हीं इलाकों में है। और अगर आप जाटव माइनस शेड्यूल कास्ट का जिक्र कर रहे थे, दलितों का जिक्र कर रहे थे, तो पासी भी इन जगहों पर एक बड़ी तादाद में है। सोनकर की तादाद भी यहां पर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा महत्व देती है, यानी 10,000 से लेकर 25,000 तक के वोट बड़े मायने रखते हैं। तो क्या इस घेराबंदी को अपने तरीके से अखिलेश यादव करने में सफल हो गए, या बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 2017 में तो चीजों को बांध पाए थे, लेकिन 2022 तक आते आते उनके हाथ से चीजें इसलिए फिसलने लगी कि उनका मुख्यमंत्री ठाकुर हो गया। यह एक नई परिस्थिति थी बीजेपी के सामने, और एक नई परिस्थितियों की घेराबंदी अखिलेश यादव को भी करनी थी। 3-4 बातें जो खुलकर निकल कर आई इस आखिरी चरण के दौर में। दबंगई को भूल गया समाजवादी पार्टी का यादव, उसने कोई दबंगई दिखानी नहीं चाहिए। मुसलमान एक झटके में पूरे चुनाव में साइलेंट हो गया, और इस आखिरी चरण में भी वह साइलेंट ही नजर आया। साइलेंट की परिस्थितियों में जो जातियों के लिहाज से क्षेत्र बटा हुआ है, उसको कैसे अपने साथ उम्मीदवारों के आश्रय या फिर अपनी पार्टी के संगठन में शामिल करके आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर बहुत सलीके से बीते 6 महीने से समाजवादी पार्टी कैसे काम कर रही थी, यह इस आखिरी चरण में उभर कर आया। जो छोटी छोटी जातियों से जुड़े नेताओं को संगठन में साथ लेकर चलने की परिस्थितियां पैदा की गई। बड़ी बात यह थी कि बाबा पर चोट यानी योगी आदित्यनाथ पर चोट लगातार अखिलेश यादव ने की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने चोट गाहे बगाहे घुमा फिराकर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन सीधी चोट नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौर में निशाने पर अखिलेश यादव को लिया। यानी प्रधानमंत्री जब नाम ले रहे थे तो वोटरों के भीतर और जनता के भीतर एक सवाल था, क्या वाकई अखिलेश यादव का कद इतना बढ़ चुका है? और गाहे बगाहे अनचाहे तौर पर भी अखिलेश यादव का कद प्रधानमंत्री के द्वारा निशाने पर लिए जाने, चाहे वो लाल टोपी हो, चाहे किसी भी अवस्था में परिवारवाद हो, गुंडई का जिक्र हो, दंगों का जिक्र हो, तमाम मुद्दों को उस काल से जोड़ा गया जिस काल को लेकर चुनाव हो ही नहीं रहे थे। यह भी एक सवाल शहरी इलाकों में बौद्धिक तबके के भीतर था, युवाओं के भीतर था, जिनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा। उनका सवाल था मौजूदा वक्त में जिनके पास सत्ता है वह 2012 से 2017 के काल को क्यों याद कर रहे हैं। और शायद इसीलिए चुनाव प्रचार के केंद्र में अखिलेश यादव की सत्ता आकर ठहर सी गई, और यह ठहरना शायद अखिलेश यादव को उस तमाम विपक्ष और विरोध के हिस्से के वोट को दिला रहा था, जिस लिहाज से लगने लगा कि शायद हवा सीधे तौर पर आमने सामने वाली हो गई है, और उसमें विरोध और विपक्ष के तौर पर एकमात्र शख्स है अखिलेश यादव। बीएसपी को जगाने की कोशिश बीजेपी ने जरूर की। सोनभद्र में आज ही गुंडई यानी गुंडा समाजवादी पार्टी के राशन खा जाते थे, उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ यह भी कह गए कि दरअसल बीएसपी का हाथी भी खा जाता था पूरा राशन, यानी वो किसी भी हालत में इस पूरे मुकाबले के भीतर में लाना चाहते हैं मायावती को, जिससे कि त्रिकोणीय परिस्थिति में उनके अनुकूल परिस्थिति बन जाए। यह बीजेपी को लगा। लेकिन अगला सवाल यह था कि क्या ऐसे में जो छोटे राजनीतिक दल थे, जिसमें एक तो राजभर का दल है, दूसरा था अपना दल को लेकर एक तरफ बेटी बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ मां समाजवादी पार्टी के साथ, तो अखिलेश कई जगहों पर कहते हुए आए मेरे पास मां है। मोदी का विरोध, योगी का विरोध, गवर्नेंस का विरोध, नीतियों का विरोध,
फेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध, कोविड काल में लाशों के तैरते हुई परिस्थितियों का विरोध, राष्ट्रवाद को लेकर जो खालीपन था, इन तमाम चीजों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। लेकिन एक झटके में जो विरोध का स्वर था, जब प्रधानमंत्री अपने तौर पर सीधा नाम सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का ही ले रहे थे, तो विरोध का चेहरा धीरे धीरे इतना बड़ा होने लगा कि हर विरोध का वोट क्या समाजवादी पार्टी में जा रहा है। यह इस चुनाव की सबसे बड़ी, अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर यह बड़ी उपलब्धि शायद समाजवादी पार्टी के लिए होगी, और शायद सबसे बड़ी त्रासदी प्रधानमंत्री मोदी के अपने प्रचार और उनके भाषणों को लिखने वालों की हार होगी। यह एक नई परिस्थिति निकल कर आई। सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता नहीं था, यह पहली बार हो रहा है। अगला सवाल यह था कि खुद अपने तौर पर जब जिस सीट को लेकर हंगामा मचा रहा, जिन सीटों को लेकर शोर मचता रहा, उस शोर के दायरे में बनारस की भी कुछ सीटें आ गई और उस शोर के दायरे में आजमगढ़ की भी सीट आ गई। क्योंकि आजमगढ़ की 10 सीट, बनारस की 8 सीट, जौनपुर की 9 सीट, गाजीपुर की 7 सीट, सारी कहानी खुद ब खुद कह देती है। और इस कहानी को टटोलने के लिए हमें लगता है इधर उधर जाने की जरूरत इस बार नहीं है। जो किला बनाया गया है उसमें जरा वोटों के साथ सटे हुए उन लोगों को परखने की कोशिश कीजिए जो अलग अलग जातियों में बहुत छोटा वोट बैंक भी अपने साथ संभाले हुए हैं और सहेजे हुए हैं। वो बड़े मायने रखते हैं। मसलन गाजीपुर के इलाके में जब आप जाते हैं तो गाजीपुर में नाम आते ही आपके जहन में पहला सवाल यही होगा, जो हमारी रिसर्च टीम ने तैयार किया और उसके बाद इस जानकारी के साथ उतारे कि भाई देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों के जहन में सिर्फ एक सीट हो सकती है कि वहां से ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर वो पिछली बार भी चुनाव जीते थे, पिछली बार बीजेपी के साथ थे, इस बार वह समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जहूराबाद की सीट, जहूराबाद की सीट जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी तो उसने बीएसपी को हराया था लगभग 10,000 वोटों से। लेकिन पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जो है उन्होंने बीएसपी को 18,000 वोटों से हराया। यहां पर यह सवाल था कि क्या राजभर की मौजूदगी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती है या इतनी ही रहती है। इसको भी जब हमने परखना शुरू किया तो कई सवाल निकल कर आए। हम लोग अक्सर अटक जाते हैं कि दलितों की तादाद कितनी। मसलन जहूराबाद में देख लीजिए, राजभर यहां पर 66,000 है, दलितों की तादाद 75,000 है, यादवों की तादाद 43,000 है, चौहान 33,000 है, कुशवाहा 10,000 है, मुस्लिम 27,000 है, राजपूत 22,000 है, वैश्य 15,000 है, ब्राह्मण 14,000 है, भूमियार 11,000 है। यानी जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो यह राजभर बड़ा ट्रिकी हो गया। वह जिस तरफ रहेगा उसको जीत मिल जाएगी। यानी बीजेपी के साथ रहेंगे तो ट्रिकी अवस्था में उनको जीत मिल जाएगी, अगर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए तो समाजवादी पार्टी को जीत मिल जाएगी। यह ट्रिकी अवस्था क्या सिर्फ एक जहूराबाद की सीट पर या गाजीपुर की दूसरी सीट, जैसे आप जखनिया को लीजिए। जखनिया में समाजवादी पार्टी ने 2012 में बीएसपी को हराया था तकरीबन 15,000 वोटों से, और 2017 में राजभर की पार्टी ने हराया था समाजवादी पार्टी को 5,000 वोटों से। अब यहां पर राजभर की पार्टी के त्रिवेणी राम विधायक हैं। सवाल है इस इलाके में भी आइएगा तो राजभर यहां 48,000 है, उससे ज्यादा तो यादव है जो 68,000 है, उससे ज्यादा दलित है जो 91,000 है, लेकिन यहां कुशवाहा भी 31,000 है, यहां पर मुस्लिम भी 18,000 है, चौहान भी 36,000 है, वैश्य भी 22,000 है, क्षत्रिय भी 16,000 है। यह एक अलग सवाल की लकीर है। क्या इस महीनता के साथ तमाम जातियों को साथ लेकर चलने की परिस्थिति का ताना बाना बीजेपी बुन पाई या नहीं बुन पाई? क्योंकि अपने तौर पर देखिए तो लखनऊ और दिल्ली की दूरी जो थी, जो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जो दूरी थी, उस दूरी के बीच में यही उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण थे जिसे साधना था। और कहते हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बड़ी महीनता के साथ बीते 6 महीने से यही काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपने तौर पर उम्मीदवारों को खड़ा करके इस मैसेज को कन्वे करना चाहा कि सारी जातियों को साथ लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन जो बात निकल कर आती है वह गाजीपुर में ही, जब आप सैदपुर की सीट पर जाएंगे जो सुरक्षित सीट है, इस सुरक्षित सीट पर दलितों की तादाद 75,000 है, यहां पर आदव 70,000 है। यानी देखिए मार्जिन को समझने की कोशिश कीजिए। राजभर की मौजूदगी 33,000 है, मुस्लिम यहां 26,000 है। आप कहेंगे तो समीकरण बन गया, गठबंधन को जीत मिल गई। उसके बाद जब आप निकलते हैं तो क्षत्रिय यहां पर यानी ठाकुर
19,000 है, वैश्य 18,000 है, ब्राह्मण 17,000 है, चौहान 12,000 है, बिंद 11,000 है, पासी भी यहां 10,000 है। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज बहुत साफ तौर पर है कि अगर जातियों के हिसाब से वोट पड़ रहे हैं तो गठबंधन ने यहां पर ताना बाना मजबूत बुना है। लेकिन मुद्दा कोई बड़ा हो जाए या फिर अखिलेश के काल को प्रधानमंत्री क्यों उठा रहे थे, यानी वो समझ रहे थे कि तमाम जातियों का ताना बुना। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि एक सैनी निकलकर बीजेपी से चले गए समाजवादी पार्टी में, एक मौर्य निकलकर चले गए तो डगमगा गई चीजें, ऐसा नहीं था। उस ताने बाने के भीतर में बहुत आखिरी चरणों में, आखिरी वक्त जब था उस समय दिल्ली की कैबिनेट में, जब केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट में कुछ लोगों को शामिल किया और ढिंडोरा इतने जोर से पीटा कि हमने पिछड़ी जातियों के लोगों को कैबिनेट में जगह दी है, तो अब का मैसेज क्या यह निकाला जाए कि हार मिलेगी तो सबको बाहर, यानी चुनावी जीत हार के पलड़े पर पूरा उत्तर प्रदेश टिका हुआ है। बीजेपी ने दिल्ली से यह मैसेज दिया जिसे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा जातियां पचा नहीं पाई। और उत्तर प्रदेश के भीतर में भी जब लखनऊ में कोई ठाकुर मुख्यमंत्री हो जाए, जो महात्मा से ठाकुर बनने का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो उत्तर प्रदेश में देखा गया, उसमें रोष और आक्रोश पिछड़ी जातियों में भी और ब्राह्मणों तक में भी आया कि यह कौन सी परिस्थिति, आप में यह बदलाव आ गया। अब आप देखिए गाजीपुर की ही सीट देखिए, गाजीपुर में जो गाजीपुर की सीट है, यहां पर समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को 2012 में सिर्फ 241 वोटों से हरा दिया था। तो माना यह जा रहा था समाजवादी पार्टी तो हारेगी, और 2017 में यही हुआ। बीजेपी यहां से जीती और समाजवादी पार्टी को 32,000 से उसने हराया गाजीपुर में, और यहां पर संगीता बलवंत है एमएलए जिसने हराया था। लेकिन अब यहां पर जातियों के समीकरण को फिर जरा एक क्षण के लिए देखिए। यहां पर यादवों की तादाद 35,000 है, मुस्लिम 32,000 है। यहां पे शेड्यूल कास्ट 32,000 है, भूमियार 18,000 है, ब्राह्मण 17,000 है, बिंद 38,000 है, यानी बिंद एक झटके में सबसे बड़ी तादाद में गाजीपुर में मौजूद है। यहां पर वैश्य 37,000 है जो दूसरे नंबर पर मौजूद है, कुशवाहा 23,000 है और कायस 23,000 है। जातियों के इस ताने बाने में उन जातियों के भीतर भी पहली बार दबाव आ गया कि जिन जातियों के नेता राष्ट्रीय तौर पर या फिर राज्य के तौर पर अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ रहे, तो हमारी जातियों का क्या होगा? यह सवाल ब्राह्मणों के भीतर पहले से रहा। सवर्णों के बीच में ब्राह्मणों को कौन स्पेस दे रहा है या उनका नेता कौन है, यह एक अबूझ पहेली की तरह है। सवाल यह नहीं था कि कैबिनेट में आपने महेंद्र पांडे को शामिल कर लिया, उससे मैसेज चला गया, नहीं गया उससे मैसेज। सवाल था कि वो चेहरा कौन सा। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर अलग था, तब एक अलग मैसेज था। कल्याण सिंह का भी दौर अलग था, वह भी अलग मैसेज था। राजनाथ का भी अलग मैसेज था। यह भी समझना होगा, उनके साथ एक ब्राह्मण भी रहता था। लेकिन इस ठाकुरों की लॉबी में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। वह ओबीसी को साधे तो कैसे साधे, और ओबीसी को साध रहे हैं तो यहां विरोध हो रहा है। इस तालमेल के भीतर में यह आखिरी चरण यानी उल्टी गिनती की परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई है। जंगीपुर में देखिएगा तो वहां पर भी ध्यान दीजिए कि यादव अगर 54,000 है तो दलित वहां पर 52,000 है। यहां पर ठाकुर भी 47,000 है। यहां पर राजभर 16,000 है, भूमियार 12,000 है, मुस्लिम 12,000 है, वैश्य 20,000 है। तमाम चीजों में आपको समीकरण की जरूरत चाहिए ही। यह सवाल सिर्फ गाजीपुर के अलग अलग इलाकों भर का नहीं है। इसके लिए आपको किसी भी इलाके में चले जाइए। आप अगर जौनपुर की परिस्थिति को टटोली तो जौनपुर की मल्हानी सीट का हम आपसे जिक्र कर रहे थे, जहां पर लकी यादव के प्रचार के लिए मुलायम सिंह यादव भी आ गए। लेकिन आप जौनपुर की जैसे बदलापुर की सीट को देखिए। यहां पे 2012 में समाजवादी पार्टी 16,000 वोट से जीतती है। 2017 में बीजेपी लगभग 2,372 वोट से बीएसपी के कैंडिडेट को हराती है। क्यों जीत गई और क्यों बीएसपी 2000 से ही हार पाई? अब यहां पे जातियों का समीकरण एक निशान में फिर देखिए। ठाकुर और ब्राह्मणों को मिला दीजिएगा तो 1 लाख हो जाएगा। लेकिन दलितों की संख्या 50,000 है, यादवों की संख्या 55,000 है, मुस्लिम 17,000 है, वैश्य भी 17,000 है, मौर्य और बिंद भी 18,000 है, चौहान भी यहां पर 14,000 है। ये क्या मैसेज है? फिर वही समीकरण के भीतर में आ गए। शायद इसीलिए यह आखिरी चरण के दायरे में बीजेपी इसलिए डामाडोल हो जाती है कि सामान्य तौर पर आरक्षण को लेकर या जातीय आधार को लेकर आरएसएस ने कभी संघर्ष नहीं किया। उसकी सहमति असहमति गाहे बगाहे पॉलिटिकल बयान के जरिए आती रही। लेकिन इसको लेकर काम गोविंदाचार्य ने शुरू किया था 90 के दशक में, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन उस समय भी संघ ने उनको इतनी मान्यता नहीं दी। लेकिन जब दिल्ली की सत्ता में बीजेपी आ गई और
अमित शाह ने चीजों को समझा 2014 में, तो उन्होंने ताना बाना बुनना शुरू किया। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखिए, 2014 की जीत की खुमारी 2017 में बरकरार थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था। लेकिन यह 2022 है। खुमारी और सपनों में मत जाइएगा, क्योंकि जब आप इस जौनपुर के इलाके में घूम रहे हैं, हम आपको 2 सीटों का और जौनपुर का जिक्र कर दें। शाहगंज में दोनों वक्त समाजवादी पार्टी जीती, एक वक्त बीएसपी को हराती है, एक वक्त राजभर को 2017 में हटाया, जो कि बीजेपी के साथ खड़े थे। अब देखिए, राजभर टैक्टफुली चीजों को समझ रहे थे कि किस लिहाज से कौन सी हवा बहेगी, और जाति समीकरण के लिहाज से अगर वह समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे तो जीत मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर यादव 61,000 है, राजभर 33,000 है, मुस्लिम 30,000 है। समीकरण बड़ा क्लियर हो गया। लगभग 1.25 करोड़ वोट यहां पर आकर, 1.25 लाख वोट यहां पर आकर खड़े हो गए। अब दूसरी तरफ आइएगा तो दलित 50,000 है, क्षत्रिय 40,000 है, यानी ठाकुर 40,000 है, ब्राह्मण 28,000 है, बिंद यहां पर 35,000 है, मौर्य चौहान 13,000 है। यह मैसेज है कि जब एक ठोस तौर पर जब शिफ्ट नजर आया, जो राजभर का शिफ्ट नजर आता है, और अगर मौर्य भी शिफ्ट हो गया है, तो यह गठबंधन के लिए एक नई परिस्थिति इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण की हवा में घुलती हुई नजर आपको आएगी। एक सीट का हम यहां पर और जिक्र करना चाहते हैं। यह सीट मुंगरा बादशाहपुर की है। यहां पर ध्यान दीजिए तो यहां पर सुषमा पटेल जो बीएसपी की है, वह चुनाव जीती थी। अब सवाल है कि वो यहां पर चुनाव कैसे जीत गई, जिसमें देखिएगा तो 65,000 वोट आपको दलितों के नजर आएंगे, लेकिन ब्राह्मण यहां पर 80,000 है। तो क्या ब्राह्मणों के वोट शिफ्ट हो गए थे, जिसका जिक्र बीएसपी बार बार करती है? लेकिन 2017 में तो बीजेपी सामने खड़ी थी, और बीजेपी के कैंडिडेट को बीएसपी ने 5,900 वोट से हराया था। तब बाकी जगह पर आइए, पटेल यहां पर 60,000 है, यहां पर मुस्लिम 20,000 है। मैटर कर रहा है, उस समय मुस्लिम इस रूप में एकजुट नहीं था, जो कि 2017 से बिल्कुल हटकर 2022 में मुस्लिम वोटर खड़े हैं। वो एक तरीके से वाकई वो मछली की आंख देख रहे हैं। क्षत्रिय ठाकुर यहां पर 30,000 है, वैश्य 26,000 है। लेकिन वो गठबंधन की सियासत में चीजें बंधती चली जाती हैं और उलझ रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यहां पर आजमगढ़ की कुछ सीटों का जिक्र खाली कर देते हैं, क्योंकि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी 2012 में 9 सीटों पर जीती थी, और आजमगढ़ में भी बीजेपी अगर आइएगा तो वह एक ही सीट जीत पाई थी, फूलपुर पवई की सीट। वह भी उसको उम्मीदवार बदलना पड़ा, क्योंकि जो जीता हुआ एमएलए था उसके पिता चले गए समाजवादी पार्टी में, जिसका हमने जिक्र कर दिया। सवाल यह है कि आजमगढ़ में बीएसपी भी 4 सीटों को जीती थी, और समाजवादी पार्टी 5 सीटों को जीती थी। तो क्या यह त्रिकोणीय स्थिति को पैदा करने की कोशिश आखिरी चरण में बीजेपी ने भी की, और क्या वाकई मायावती अपने प्रभाव के साथ सामने उभर कर आ जाएंगी, जिसका घाटा सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को होगा? लेकिन उसका एक हिस्सा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुस्लिम वोटरों से टिका हुआ है। क्या मुस्लिम वोट अपने आप को बांटेगा या नहीं बांटेगा, यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जिन जगहों पर बीएसपी जीती, और जिन जगहों पर, जैसे आप देखिए मुबारकपुर 96 के बाद से ये बीएसपी के पास ही है। 2012 से 2017 के बीच में यहां पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जो थे वह जीते थे। 2022 में उनसे खटपट हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी में चले गए, अखिलेश के साथ नजर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, यानी 2 बार के जीते हुए बीएसपी एमएलए को टिकट नहीं दिया। तो वह एआईएमआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी ओवैसी से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। शाह आलम उनके पास चले गए। यहां से बीएसपी ने पूर्व दूसरे एमएलए हुआ करते थे उससे पहले इस जगह के, जो अब्दुल सलाह जो थे, उनको टिकट दे दिया। लेकिन क्या एआईएमआईएम कोई मायने रखती है? ये एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि पहली बार ये नजर आ रहा है 2017 में भी एआईएम को पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2-2.25 लाख वोट मिले थे। इस बार उतने भी वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुसलमानों के भीतर जो पहला सवाल इस दौर में उनको साइलेंट बना चुका है, खामोश बना चुका है। अब देखिए, मुसलमानों की खामोशी, यादवों की दबंगई इस दौर में बिल्कुल साइलेंट हो गई। इस दौर में राजभर भी साइलेंट होकर वोटिंग कर रहा है। इस दौर में मौर्य भी साइलेंट हो गया, बोल नहीं रहा है, जो पहले बोलता था। निषाद ने भी हालांकि साइलेंट बरती है, और कुर्मी ने भी साइलेंट बरती है। यानी जो हंगामा और शोर है वो पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए है। तो इस पॉलिटिकल पार्टीज के निशाने पर कौन है? अखिलेश के निशाने पर योगी है, योगी के निशाने पर अखिलेश है, प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर अखिलेश हैं, अखिलेश के निशाने पर प्रधानमंत्री नहीं है, योगी हैं।
बीएसपी के निशाने पर समाजवादी पार्टी है, प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है। तो यह विरोध की परिस्थितियों के बीच में गुंजते हुए 3 सवाल आखिर में उभर कर आते हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ किसी को वोट डालना है तो वो कहां डालेगा। इससे पहले बंट जाता था, इस बार नहीं बंट रहा है। पहला मैसेज यह है। दूसरा मैसेज, कांग्रेस ने अपने तौर पर प्रियंका गांधी को जो दांव पे लगाया उससे कांग्रेस को लाभ क्या हुआ? उससे बड़ा लाभ समाजवादी पार्टी को जरूर होगा, लेकिन कांग्रेस का अपना वोट बैंक और प्रियंका गांधी का अपना तरीका जो था इस चुनाव प्रचार में, उन्होंने उसको एक नए नेता के तौर पर कांग्रेस ने उभरते हुए देखा, जो कि 2024 की कहानी को गढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। यह मैसेज बहुत साफ निकल के इस पूरे चरण में निकल कर आया है। और तीसरी बड़ी बात है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम और इस आखिरी चरण के दौर में अगर मायावती दौड़ से बाहर हो जाएंगी तो आने वाले वक्त में सियासत की अनकही कहानी में उसके हिस्से का वोट बैंक कहां जाएगा? ये एक तीसरा सवाल है। इन 3 सवालों के आसरे इंतजार कीजिए। वोटिंग होगी और उसके बाद परिणाम भी आएंगे, लेकिन मैसेज बहुत साफ है। अपने अपने गढ़ों को बचाना, दूसरे के गढ़ में सेंध लगाना, छोटी छोटी जातियों का ताना बाना बुनना और समीकरण इस लिहाज से बैठाना कि वोट हक में पड़ जाए, यही है मंत्र इस आखिरी चरण का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। जिसे जो साधना था साध चुका है, जिसे जो दांव चलना था चल चुका है, जिसे जो बिसात बिछानी थी बिसात भी वह बिछा चुका है। अपने अपने किले को बचाने के लिए शानदार घेराबंदी भी हुई है, चमक दमक भी रही है, शोर शराबा भी रहा है, लेकिन अब सब कुछ थम चुका है। अब तो आखिरी चरण में 54 सीटों पर सिर्फ वोटिंग होनी है और उससे पहले जिस किले को बचाना है उसमें प्रधानमंत्री